छत्तीसगढ़ में जिस फॉर्मूले को कांग्रेस जीत का आधार मानती है, अब उसी फॉर्मूले से यूपी फतह करने की तैयारी है। इसके लिए यूपी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पर छत्तीसगढ़ बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए यूपी में संजीवनी साबित होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बूथ मैनेजमेंट, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज और सोशल मीडिया का सफल प्रयोग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ये कुछ ऐसे हथियार थे जिसके आधार पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 70 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल किया। कांग्रेस अब यही फॉर्मूला यूपी में इस्तेमाल कर जीत हासिल करना चाहती है। तभी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार राजेश तिवारी को यूपी का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर यूपी के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। रायपुर में 90 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तैयार होने के बाद ये मास्टर ट्रेनर यूपी जाकर ट्रेनिंग देंगे। हमको छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमको सफलता भी मिली थी। उसी के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लगभग हमारे 90 पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको एक मास्टर ट्रेनर्स के रूप में यहाँ पे ट्रेनिंग का दिया जा रहा है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे जाके आपके जितने हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, ग्राम सभा स्तर की हमारी कमेटी बनेगी, नया पंचायत स्तर की जो हमारी कमेटी बनेगी, उनको वो प्रशिक्षित जो है उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के दावे से अलग बीजेपी छत्तीसगढ़ फॉर्मूले को एक तुक्का मानती है। वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार और असम विधानसभा चुनाव का उदाहरण देकर छत्तीसगढ़ फॉर्मूले को खारिज कर रही है। असम में देख लिया है और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग थी, और अब लोगों को दिख गया कि 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को भुलावे में रखा है, अपने वादों से मुकरे हैं और कांग्रेस के वादे झूठे साबित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से यहाँ आने और वहाँ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा तो कहना है कि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तह तह बंठा धार। असम में हमने देख लिया, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यूपी चुनाव पर पूरे देश की नजर है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी एक संजीवनी चाहती है, जिसके लिए फिलहाल छत्तीसगढ़ फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। देखना होगा कि फॉर्मूला यूपी में कितना कारगर होता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर रायगढ़ नगर निगम में मेयर एंड काउंसिल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 सदस्यों को महापौर ने बाहर किया था, जिसके बाद सभापति खेमे के 4 पार्षदों ने भी एमआईसी से इस्तीफा दे दिया और 1 हफ्ते बाद भी यह मामला सुलझ नहीं सका है। इधर मामले में महापौर जानकी काटजू का कहना है कि जो 4 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, वे रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक से चर्चा के बाद आगे का फैसला लेंगे। इसे बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि निगम में चल रही खेमेबाजी पर शहर में विकास कार्य ठप हो गए हैं। जो एमआईसी की स्थिति बना है अभी फेरबदल का, तो 3 को तो मैं निकाल ही चुकी हूँ और 4 इस्तीफा दिए हैं। वो लोग चाह रहे हैं विधायक जी से वो लोग चर्चा करने के बाद अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद कोई भी हमारे को जो बताएंगे उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। और विधायक जी आ गए हैं कल रात से, तो मैं खुद मिलूंगी और उनसे चर्चा करके पूछूंगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। सहमत से कार्य किया जाए, कोई भी विवादित ना हो, सामंजस्य बना के कार्य किया जाए। ऐसी का व्यवस्था बनाकर उन लोगों को एमआईसी में रखा जाएगा जिनका नाम फाइनल होगा। उसमें निगम सरकार के आपस में विधायक का महापौर जी के साथ और महापौर का सभापति के साथ कोई सामंजस्य नहीं है, आपसी बहुत झगड़े और विवाद है। यदि ये एमआईसी के गठन नहीं कर पाते हैं, एमआईसी नहीं चला पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा जनादेश मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करें तो हम इस बार में विचार करेंगे और एमआईसी चलाएंगे और नगर निगम को अच्छे ढंग से संचालित करेंगे। नक्सली कमांडर हिडमा के चचेरे भाई की मुठभेड़ में मौत हो गई है। तेलंगाना में चारला के जंगलों में मिले शव की शिनाख्त के बाद इसकी पुष्टि हुई है। दरअसल 1 अगस्त को तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस घटना में पुलिस जवानों ने नक्सली कमांडर हिडमा के चचेरे भाई हुंगा को ढेर कर दिया था। हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मारा गया नक्सली हिडमा का चचेरा भाई है, लेकिन जब दूसरे दिन उसके परिजन शव लेने आए तो इस बात की पुष्टि हुई।
आपको बता दें कि हुंगार नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का सदस्य था। बालोद का लीड कॉलेज आज प्रोफेसर की कमी से जूझ रहा है। प्रोफेसर के लिए पद तो भरपूर हैं, लेकिन नियुक्ति न हो पाने के चलते छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। हर साल हजारों छात्र इसी उम्मीद के साथ कॉलेज में दाखिला लेते हैं कि उन्हें कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्राध्यापक नहीं है और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लीड कॉलेज में प्रिंसिपल का पद भी खाली है। प्रोफेसर में से एक को ही प्रभारी प्रिंसिपल बनाकर काम चलाया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य तथा उच्च शिक्षा मंत्री को अभी भी जब वर्तमान बालोद के दौरे में थे तब हमने उनसे मांग रखी है कि यहाँ पर तो ये भी स्थिति है कि यहाँ पर प्राचार्य जो भी है वो भी प्रभारी है, नियमित प्राचार्य नहीं है। तो हमने तो पहली मांग यही की कि नियमित कम से कम प्राचार्य हो यहाँ पर। दूसरी चीज़ यही हुई कि जो 22 की स्ट्रेंथ है वो तो कम से कम हमें मिले नियमित। के संबंध में जितने भी रिक्त पद हैं उसके लिए मैं शासन को पत्र व्यवहार किया हूँ कि जल्द से जल्द रिक्त पदों की पूर्ति की जाए ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सकें। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन लगातार नए तरीके आजमा रहा है। इसी कड़ी में सरकार अब जंगलों में ध्यान रख रही है ताकि हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में न आए, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह आरोप लगाया कि सरकार बाजार में 1400 रुपए में धान बेच रही है और वन विभाग 2000 रुपए में खरीद रहा है। वहीं इन आरोपों को वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा कहीं नहीं जा रहा, बताया कि ये प्रयोग के तौर पर है। ये नुस्खा कामयाब भी हो सकता है और नाकामयाब भी, लेकिन वन विभाग हाथियों को ग्रामीण इलाके में जाने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वन विभाग ने कोई धान नहीं खरीदा और जो खाद्य विभाग है वो उन्होंने धान को ट्रांसफ़र किया है 2050 के हिसाब से। तो मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र है, खरीदी कुछ नहीं है। अब बात आती है कि आखिर हाथियों के लिए धान की व्यवस्था क्यों की जा रही है। उसका कारण ये है कि लगातार अध्ययन करने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हाथी गांव में हमला करते हैं तो हमला करने के बाद वो उसी घर को तोड़ते हैं जिसमें अनाज रखा हुआ है, चावल रखा है। खबर रायगढ़ से, जहां धर्मजयगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों का जमकर उत्पात देखने को मिल रहा है। हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं हाथियों ने 2 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बोरो रेंज में हाथियों का एक दल घूम रहा है जो कि अब लोगों की दहशत का कारण बन गया है। बलपेट गांव के कटेलपारा में दंतेल हाथी ने उत्पात मचा दिया। हाथियों के गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर रख रही है। इधर कांकेर में नाबालिग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मदले गांव की घटना बताई जा रही है। हालांकि खुदकुशी के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो कांकेर में एक नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन